ओके, आज लेक्चर नंबर 64 आ रहा है फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला 8 चैप्टर को काफ़ी अंदर से देखेंगे 8 चैप्टर में क्या है। लेकिन आज की मेन टॉपिक चलने से पहले कल की क्लास में जो टॉपिक होगा पहले मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कल गुजर गई एनसीआर का फॉर्मूला बताया था, इसी तरह कुछ एडवांस फॉर्मूले बता रहा हूँ एंड बाइनोमियल ज़रा खौफनाक शक्ल में नजर आएगी। सवाल पूछे गए कि जो हमने कल काम किया था एटलीस्ट वाला, क्या उसको पूरा करना चाहिए? बेटा ये समझ लो पहले 2 दिन हमने बेकार किए। दिस इज नॉट एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं आया तुम्हें तो शौक हो रहा है तुम ईच एंड एवरी पार्ट कर दो, मैंने तुम्हारा टाइम बचाया है। मतलब मैं सारे पार्ट दे देता तो तुम अब बेफिजूल कर दिया। बेसिक आइडिया आ गया आपको बाइनोमियल कैसे खुलती है, प्लस कैसे होता, माइनस कैसे होता। बस हमें फर्स्ट 2 डेज में ये जमाना था। एक तो रूल ऑफ फॉर्मेशन फर्स्ट डे में हमने समझाया, सेकंड डे में हमने रूल ऑफ फॉर्मेशन को अप्लाई किया। तो टेक्निकली क्लास आज शुरू हुई चैप्टर 8 की। इवन जो काम तुमने किया उसको रिवीजन भी नहीं करने की जरूरत है, जो आज क्लास शुरू हुई वो सुपर क्लास है, वो सब खींच लेगी। टाइम बचाया तो मैंने आप लोगों को, आप करना चाहते हैं, मैंने कहता एटलीस्ट करने के बाद जितना आप करना चाहते हैं। एक मेरे पास है, ओके। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम उस टॉपिक को देखते हैं। ये टॉपिक आज नहीं इस्तेमाल होगा, बट ये टॉपिक जब इस्तेमाल होगा बड़ा खौफनाक इस्तेमाल होगा। एंड ये टॉपिक चैप्टर 8 में भी है। तो a प्लस बी पे पावर 1 की एक्सपेंशन की है, 2 टर्म आती हैं, और a प्लस बी होल, नहीं अभी नहीं, हाँ सॉरी, अभी वहाँ पहले तीनों दो है, उसके बाद हम आएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स आती हैं? 3 आती हैं। अब यहाँ से देखना क्या जादू, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग गुजरे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन थी उन लोगों की आज से 250 साल पहले, जब ये वसाइल नहीं थे। हाँ, a प्लस बी, ए का कोफिशिएंट क्या है? पहली एक्सपेंशन में 1 है, बी का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। मैं इसके सामने लिख दो, जो मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, जैसे कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब क्या गौर करो, सेकंड पे ए स्क्वायर प्लस 2ab, मिडिल टर्म की क्या है? 2 है, एंड देन बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। चला ऐड करो, हाँ पहले लिख लो सही। नहीं वो एक मिनट, पहले बताओ 1 प्लस 1, मिडिल टर्म क्या आएगा? 2 आएगा। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? है, क्योंकि हमने बाइनोमियल को सिलेक्ट किया जिसके कोफिशिएंट। लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? देखो एक रिलेशन तलाश कर लिया, पिछली बाइनोमियल से अगली बाइनोमियल के कोफिशिएंट बन गए। पहले मिडिल पे जाएंगे। सर एक मिनट रुक जाओ, 2 मिडिल टर्म है यहाँ पे, हमें a प्लस बी होल क्यूब का लिख रहा हूँ, तो 1 को 2 में जमा करो, मिडिल में लिखना इनके, और 2 प्लस 1 देख लो, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट आ गए, इसको ट्रायंगल लॉ कहा जाता है। और फिर क्या होगा, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट तो 1 1 है, वो हमें छूना ही नहीं है। अब जरा सोचो a प्लस बी पे पावर 4 क्या होगा? देखो जादू कर दिया उसने। हाँ, पहले मिडिल टर्म को निपटाओ, 6 मिडिल में लिखना है, यानी उसका नेक्स्ट 2 टर्म को निपटाइए, क्योंकि पहली दूसरी 1 1 है। मतलब क्या क्या लोग थे, क्या ऑब्जर्वेशन थी उनकी। 1 a प्लस बी पे पावर 5 लिखाओ, कैसे मजे से हमें कोफिशिएंट आ रहे हैं। शाबाश, कोई पहले लिख लो मिडिल में, ठीक है। हाँ, अब एक बाइनोमियल को लिखे हम, बाइनोमियल के जिसकी कोफिशिएंट हमने पकड़ लिए a प्लस बी पे पावर, इसको लिखते हैं। बाइनोमियल की पहली टर्म क्या होगी?
बाइनोमियल में क्या होता है, कोफिशिएंट लगते रहते हैं और एक की पावर कम होती जाती है और पी की पावर बढ़ती जाती है। तो कितना पावरफुल तरीका आ गया कि पावर 10 की अगर कोई गुणना है हम 2 मिनट में खोल लेंगे। आज तक कभी इससे रिलेटेड सवाल नहीं दिया एग्जाम में, बट मेरा काम पढ़ाना है। मुझे परवाह नहीं, बुक के अंदर एक चीज है एंड कमिटेड हूँ, बुक की सारी चीजें पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला जो इस साल हैं। तो तुमने देखा, अगर कोफिशिएंट मिल जाए, जी हम क्या बात कर रहे हैं, जब ए और बी के कोफिशिएंट मानो, फिर अगर 1 नहीं होंगे तो उसके लिए अलग, तो ये एक बाइनोमियल निकालने का तरीका है। अब इसको कोई फॉर्मूला देना है मुझे, अब इसका मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो पैस्कल साहब ने वो फॉर्मूला बनाया, एंड जरा ऑब्जर्वेशन पकड़ो कैसे आएगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जैसे भी आएगा तुम एक चीज देख रहे हो, मसलन हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को देखते हैं, फर्स्ट टू टर्म को अंडरलाइन करो, फर्स्ट टू टर्म को कोफिशिएंट को अंडरलाइन कर लो ताकि हम आप फोकस करें। अब देखो तुमने क्या देखा, जब इन दोनों कोफिशिएंट को ऐड किया तो हम अगली बाइनोमियल पे पहुंच गए और उसकी पावर बढ़ गई। तो इसका मतलब पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है कि जब मैं इन दो कोफिशिएंट को ऐड कर रहा हूँ, अब कोफिशिएंट मैंने लिखना शुरू किया जनरल फॉर्म में, तो ये मुझे अगली बाइनोमियल की टर्म मिल रही है। तो इसका मतलब है हमने क्या किया, एन एन अपॉन नहीं मालूम है, अपॉन नहीं मालूम, ये बात तो डेफिनेट है, एन देन फिर प्लस एन, मैंने पहले दोनों कोफिशिएंट के एन सेम थे, एन इक्वल्स टू क्या आएगा, एक को पावर बढ़ गई। देखो रूल बनना शुरू हो गया, ये ऑब्जर्वेशन उसने पकड़ी। उसने कहा अगर आप सेकंड बाइनोमियल की दो टर्म को ऐड करते हैं तो अगली बाइनोमियल है दैट विल बी n प्लस 1, ये तो हमें मिल गया। अब दो टर्म को हम कहते हैं क्या है यहाँ, मिसाल के a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये अगली टर्म है, ये हमारे पास क्या अगली टर्म है, तो अगली टर्म को क्या लिखते हैं r, और पिछली टर्म को क्या लिखते हैं r माइनस 1। देखो b की पावर है r, कल ये समझा के भेजा था। जो हम आगे जाते हैं बी की पावर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और पिछली पीछे वाली टर्म में बी की पावर कम होती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले सेकंड टर्म लिखता हूँ एन, सॉरी आर, और देन इससे पिछली टर्म क्या होगी आर माइनस 1, यानी हमने टर्म नंबर लोकेट कर ली। When these consecutive terms are added, we get the next binomial n plus 1. अब n plus 1 की कौन सी टर्म है, बिल्कुल इससे गौर करो, ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, ये 2 सेकंड टर्म है, तो ये क्या होगी, ये बेटा थर्ड टर्म वो बाइनोमियल से थोड़ी मिला, इसकी क्या होगी ये, अरे तुमने 2 को कौन सी टर्म माना है, गौर करो, ये 2 को तुमने क्या माना है, और तो अगली की भी क्या होगी वो, देखो गौर करो, दूसरी टर्म है, अगली की भी दूसरी टर्म आ रही तब, दिस इज कॉल्ड पैस्कल लॉ। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जिसने नहीं सुना। पहले तो हमने दो कंसेक्यूटिव जो है कोफिशिएंट ऐड किए, वो किससे बिलोंग करते थे, वो बिलोंग करते थे 2 को, तो हमने उसको कह दिया n। देन हमने ऑब्जर्वेशन ली कि अगली बाइनोमियल ऑब्टेन होगी दैट विल बी n प्लस 1। फिर r को गौर करना शुरू किया, वो जो a प्लस बी का होल उसका पहली टर्म और अगली टर्म को हमने r कह दिया, पिछली टर्म क्या होगी r माइनस 1। अब ये देखना 2 इज प्लेस ऑन द सेकंड प्लेस एंड नीचे a प्लस बी का होल क्यूब भी सेकंड प्लेस पे आया, क्योंकि तुम उसको rth, अब ये rth जो है ये a प्लस बी होल क्यूब का सेकंड टर्म है, इसलिए उसको r लिखा गया। हम अब रेफरेंस टू अपने आ गए a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, तो ये इसको कहते हैं पैस्कल रूल, एंड ये बहुत सारा इस्तेमाल होगा 7th चैप्टर में, और इसका डेरिवेशन 7th चैप्टर में दी हुई है, मैं भी करवा रहा हूँ, 20 साल में एक दफा आई है डेरिवेशन। तो पैस्कल रूल को अब हम दूसरे तरीके, ये तो मैं मैनुअली मैंने समझाया कि रूल कैसे बनता है, मतलब ऐसे दिमाग होते हैं लोगों के, ऐसी सही चीजें निकालते हैं।
मैं तो खुद परेशान हूँ लोगों को जब पढ़ता हूँ, ये 250-300 साल पहले क्या वसाइल तो क्या काम कर रहे थे ये लोग। तो ये चैप्टर 8 में नहीं है, ये चैप्टर 7 में, इसलिए मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया है। अगर कोई देखने दे बुक का ही टॉपिक है, हाँ हम क्योंकि चैप्टर 8 में यूज कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे करवा दिया, जैसे 0 फैक्टोरियल करवा दिया था। एंड बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका, लेफ्ट हैंड साइड लेके ओपन करके रहेंगे। तो बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल 8वें चैप्टर में आएगा इसका, लेकिन बहुत इस्तेमाल आएगा हमारे जाके 7th चैप्टर। ये आज के होमवर्क में शामिल किया हुआ मैंने। अब देखो टॉपिक आज का नहीं है, थोड़ा सा एडवांस चलें ताकि आपको जो परेशानी कल आई है डिस्कस कीजिए। मैं नहीं अज्यूम कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आया कि कोई नहीं पढ़ा था कराची में, तो कहते हैं सर समझा की फीस बहुत है। अच्छा भाई, एप्टीट्यूड वाला ऐसा निकलेगा जूम करके, हिल जाओगे तुम अपनी जगह से। एप्टीट्यूड ये है, हम बेसलेस पढ़ के एप्टीट्यूड वाले के पता चले। मेरे तो कई सारे जानने वाले हैं, सबको जानता हूँ, तो वो ये बताते हैं सर बेसिक नहीं मालूम उसको, क्योंकि एप्टीट्यूड वाले ने चैप्टर 7-8 एक डेढ़ घंटे की क्लास में निकाल देना है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, वो यही कहता है आपको ये थ्योरी आती है एंड हम इसका शॉर्टकट सिखा रहे हैं, हम शॉर्टकट नहीं सिखा रहे। तो एन फैक्टोरियल कॉमन लिया, उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ब्रेक करना पड़ेगा। तो एन माइनस वन प्लस वन फैक्टोरियल में ये देखो एन माइनस आर सेकेंड टर्म में जाएंगे, हम कॉमन पकड़ लें, वही वाला काम कर रहे हैं। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5, एक कम कर दिया हमने, ठीक है, तो वही फैक्टोरियल का एन आर माइनस वन ऐसी कॉपी कर लिया। बेसिक आइडिया ये है, इन दोनों ब्रैकेट में मैक्सिमम कॉमन लिया जाए, जब ये कॉमन चला आएगा तो खुद ब खुद सवाल। इसी तरह आर माइनस वन चाहिए फर्स्ट टर्म, तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, वही आइडिया 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू सॉरी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये आइडिया हमने प्लान किया था इंडक्शन के अंदर। तो अब कॉमन आ रहा है हमें, बहुत सादा सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन से वो कंसेप्ट नहीं आ रहा है, कंसेप्ट पीछे दिया मैंने पूरा। अब वो एनसीआर का मैंने फॉर्मूला दिया तो मोस्टली बच्चों ने नहीं किया, बाइनोमियल से कर लिया, भाई काम का एक फॉर्मूला था वो भी, इसीलिए कल प्रूफ तक दिया उसका, एक ही सवाल को दो तरीके से करके। मतलब जितना चीजों से भागोगे नहीं कभी नहीं सीखोगे जिंदगी में। चीजें जो नहीं आ रही हैं उनको कम से कम 1-2 दफा करो, मेरे समझाने से कुछ नहीं आ रहा। और उसने कहा मैथमेटिक्स पढ़ बेटा, मैथमेटिक्स तो सुपर सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा यही रूल आता है। ठीक है, कैंसिलेशन होता हुआ n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन, वाली बात आ गई कि 6 फैक्टोरियल इंटू 7 क्या होगा, अगले स्टेप में करेंगे इसका। हाँ, इसका n माइनस आर के साथ n माइनस आर, अगली टर्म है ये n माइनस आर प्लस, और इसी तरह r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू अगली टर्म। देखो कितने मजे से हम जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि फैक्टोरियल का बहुत इस्तेमाल है, एक चैप्टर से ज्यादा हमारे 7 चैप्टर में, जा नहीं रहा, 7 चैप्टर के बाद चले आएगा। शाबाश, हाँ शाबाश। ठीक है, अब इसको अरेंज करना बस, और थोड़ा सा काम रह गया है। इसको खोल के देखो, मतलब वही चीज को सॉल्व करो तो वही आ जाएगा जो हमने ऊपर किया हुआ है।
ये याद रखना है, ये फॉर्मेट भी एनसीआर कहलाती है, वो फॉर्मेट एनसीआर की दूसरी फॉर्मेट दिखा दो इन्हें, मतलब इक्विवेलेंट है। अब तुम्हारी यहाँ पे इस जगह पे ज्यादातर वो ये कर रहा है, आप इसको लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट इक्विवेलेंट है, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, कोई सवाल। एक हमने नई चीज दरियाफ्त कर ली कि जनाब ट्रायंगल लॉ को पैस्कल लॉ कहते हैं, पैस्कल ने उसको फॉर्मुलाइज कर दिया। मतलब रूल ऑफ फॉर्मेशन जो मैंने तुम्हें चैप्टर 6 में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम उसको समझ नहीं पाते, एंड रूल पकड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। ओके, एक ही फॉर्मेट है। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अभी तो हम बड़े हाकिम बन गए एंड बड़ी बड़ी बाइनोमियल खोल लें। मिसाल पावर 44 है एक बाइनोमियल, अब हम सब बड़ा काम करेंगे। पावर 44 है एंड मुझे उसकी 15वीं टर्म चाहिए। बाइनोमियल लिख लीजिए दोनों फॉर्मेट में। मुझे एक बड़ी पावर हैंडल करनी है एंड पूरी बाइनोमियल नहीं खोलनी, 15वीं टर्म चाहिए। अब पावर 44 को मैं खोलने बैठूंगा तो और 15 टर्म तक तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। इज देयर एनी फॉर्मूला? तो जो हमने बाइनोमियल कल लिखी थी वो फॉर्मूला बताएगी। अब आज का हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। एग्जाम में कसरत से सवाल आते हैं एंड 4-5 सवाल हैं, हर एक में 5-5 8-8 पार्ट लिखे हैं। आज वो लफ्ज नहीं आएगा एनीवन, वो कल वाला दिन गुजर गया, ये सारे करने हैं। तो आज का क्लास वर्क भी लंबा है, आज का होमवर्क भी लंबा है, एंड जो लोग कल करके नहीं आएंगे वो काफी देर बैठेंगे, इसलिए होमवर्क से जरा लड़ गया ना, और लड़ते हुए कहीं की ना खोल लेना, शायद मिलोगे कभी नहीं आएगा। जिस आदमी ने एक दफा छाप लिया कभी नहीं आएगा, वो फिर 50 दफा रिवाइज करे। इनिशियल स्ट्रगल आपकी दुनिया सकती है। ठीक है, तो ये हमने रिवायती बाइनोमियल थी, और इसको लास्ट टाइम क्या किया था हमने, इसको हमने दूसरी फॉर्म में एनसीआर की फॉर्म में लिखा था, दूसरी फॉर्म में लिखे, वहां से हमें फॉर्मूला पकड़ में आएगा। कल इसीलिए वो बताया था, बच्चों ने नहीं यूज किया, अब ये फॉर्मूला भी मौजूद है। अब सबसे पहले जो चीज हम देखने जाए एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बार बार इसे याद दिलाना, बाइनोमियल की पावर नेचुरल नंबर होती है, एंड आर होल नंबर। अब बार बार दिखा रहा हूं आर बी की पावर है। जब तक तुम अपने जहन में ये नहीं बताओगे आर क्या है, बी की पावर है, एंड हमेशा क्या होता है, एन ग्रेटर देन नेवर, एन ग्रेटर देन आर नहीं, एन बड़ा होगा। और तो ये हमारे पास ये चीज याद रखनी है, एक्चुअली बी की पावर है, फर्स्ट टर्म में बी नहीं होता, इसलिए आर 0 से शुरू होता है। तो अगर 5वीं टर्म है अंडरस्टूड आर एक कम होगा 4। ये कंसेप्ट बच्चे के जहन में नहीं आ पाता कि आर पीछे चल रहा है, 5वीं टर्म में आर 5 नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ दिखाऊं, मैं पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म में देखो, नहीं नीचे वाली में, हाँ, और हमें जो है बी की पावर चाहिए, एक पीछे चल रहा है हमेशा आ। ये कंसेप्ट आज तुम्हें क्लास में काफी डिस्टर्ब करेगा। अब इसको पूरी लास्ट बाइनोमियल जो आपने लिखी अंडरलाइन करो, पूरी यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन करो। अब इसमें कोई फॉर्मूला बना है, अब इस फॉर्मूले को पकड़ना है मुझे। सबसे पहले हम फॉर्मूला किसका निकाल रहे हैं, टर्म का, तो टर्म को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि ये बी की वाली कौन सी टर्म है, वो टर्म है, इसका आर से क्या ताल्लुक है, इसका आर से क्या ताल्लुक है, आर प्लस 1। देखो चौथी टर्म है आर प्लस 1, आर क्या होगा, 3 होगा, तो हमने पी के नीचे सिफिक्स में लिख दो आर प्लस 1। हमने उसको रूल बनाना शुरू किया, आर से कनेक्टेड रूल बनाया। अगर आर 7 है
8वीं टर्म होगी, तो आर के ऊपर देन इक्वल्स टू एनसीआर को जनरल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ लिखो सी, एक मिनट जल्दी लिख लो सिर्फ, ठीक है, एन तो आ रहा है, एन सेम होता है, अपॉन में क्या आएगा, देखो गौर करो चौथी टर्म पे जाके क्या है, सी के साथ क्या लगा, 3 नीचे लगा हुआ है, कैसे बनेगा, हाँ शाबाश बोलो, सही बोल लो, आर, आर के पावर तो नहीं होगी, आर एक को तो है, तो क्या होगा देखो, तो गौर करो यहां तक, पहले गौर कर लो, ये हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट n पे डिपेंड करेगा और r की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, एंड मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ अपनी फोर्थ टर्म पे, फोर्थ टर्म में क्या है हमारे पास r, गौर करो फोर्थ टर्म में r जो हमारे पास क्या है, वो 3 नहीं है, फोर्थ टर्म में r, हाँ सॉरी 3 है, तो ये हमारे पास क्या, हाँ चलो अगली टर्म लिखो, देखो क्लियर बता रहा है n माइनस आर, और देन पीक में क्या पावर है, तो ये इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन किया गया, ड्राइव भी किया गया, मतलब जब तक हम रूल ऑफ फॉर्मेशन नहीं समझने की एबिलिटी रखते हैं, बी पे पावर, जब तक हम रूल ऑफ फॉर्मेशन नहीं समझने की एबिलिटी रखते हैं, वो बड़ा कीमती सवाल था 6.1 का पहला, और बड़े तमीज से कोशिश की थी मैंने पढ़ाने की, आज इतना तेज बच्चा जाए एनसीआर के फॉर्म में भी लिख दीजिए, मतलब आप इस फॉर्मेट में लिखें या उस फॉर्म, दे आर इक्विवेलेंट फॉर्मेट्स। ये देखो कौन बेकाबू हो रहा भाई, छोड़ दो, निदा स्क्रीन देखिए, निदा क्या कर रही हो, आगे डांस कर रहे हैं, क्या करूं, ऐसे छिछोरे लोग बैठे हैं यार, और वो दादी में पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होगी जो ऑनलाइन है, इस फॉर्मूले को कहते हैं जाना टर्म, इससे क्या वो फायदा होगा, हम कोई भी बाइनोमियल की स्पेसिफिक टर्म उठा सकते हैं, हमें 7वीं चाहिए 11वीं चाहिए, सिर्फ डेटा फीड करना है, ठीक है, अब इस पे हम ऊपर हम सवाल लेके आते हैं, हाँ टी एन में नहीं लिखनी, एंड याद रहे r+1 इज द टर्म नंबर, तो r क्या होगा, अगर मिसाल के 7वीं टर्म है तो r क्या होगा, r होगा एक टर्म, r निकालते हुए बच्चा बड़ा है, एंड r की वैल्यू हमेशा वो n से एक कम चल रही होती है, मतलब r बहुत आज डिस्टर्ब करने जा रहा है, एंड कल इसीलिए हल्का सा RDR कर दिया था, एंड आप बार बार कर रहा हूँ, कल पढ़ने लगो a+b होल स्क्वायर, b की टर्म नहीं होती, 0 होती फर्स्ट टर्म में, देन सेकंड टर्म में बेसिक छोटा सा आइडिया, a+b होल स्क्वायर को प्रिंट कर लो, एक ही जैसी है, और फैक्टोरियल भी हम बता, चलो ये लिख दो पहले, मतलब हम बार बार याद दिला रहे हैं कैनाल और एनसीआर कोई डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा यहाँ पे करो 5 फैक्टोरियल, इसका दूसरा मेथड क्या 5 फैक्टोरियल लिखने का, नहीं नहीं नहीं, करके हम लगाते हैं ना, हाँ मतलब कुछ आंसर्स उन्होंने इस फॉर्म में दिए हैं, तो घबरा नहीं है, इससे पहले भी बता चुका हूँ, तो आज के लिए प्रिपरेशन हो गई है, अब मेरे ख्याल से आज की पहले एग्जाम्पल ले आते हैं, 5 एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ मैं, अपने बनाए हुए सवाल कर रहा हूँ, शाहजेब अहमद तो नहीं आए ना मेरे ख्याल से, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा, आपकी टेस्ट नहीं देने दूंगा, जो है मुझे अपने 3 क्लासेस का काम नहीं शो करेगा, राइट, अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्थ टर्म,
एंड अमूमन एग्जाम में पूरा सवाल रहेगा फाइंड द फोर्थ टर्म बाय यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला। अब एक तरीका तो मैं इसको पूरी एक्सपेंशन ओपन करूं और फिर 10 फोर्थ टर्म, नहीं हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है, हम चलते हैं ए बी आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। एन, हाँ माइनस रखना है, देन उसके बाद बाय पी। अब उसने कहा चौथी टर्म, टर्म नंबर क्या होता है आर प्लस। अब ये याद रखना टर्म नंबर यहाँ पे आर प्लस वन है और आर की वैल्यू तुम्हें चाहिए आर प्लस वन कितने बराबर है 4 के बराबर। आर हमेशा एक कम आएगा, दिख रहा था मैं, लेकिन हमने पूरी वर्किंग करके दिखाई। एंड आर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको हमने गलत किया, नेगेटिव वाला गलत किया, आर शुड बी इन द होल नंबर। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, प्लीज कोई सवाल आ रहा है हेजिटेट ना करो, बड़ा वाले से ना पूछो ना बड़ा वाले को बताओ, तो कहो सर बैठे हुए हैं, पैसे उनको दिए मुझे नहीं दिए, मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई हेजिटेशन है कोई प्रॉब्लम है बोलिए। आई डोंट थिंक आपको इस मिनट समझ में आ रहा है, इसीलिए क्लास वर्क का कंसेप्ट है हमारे पास, बच्चे को थोड़ा सा मजबूत करके भेजिएगा। टीचर तो एक अटेम्प्ट कर रहा है, उसके बाद दिमाग थोड़ा टाइम लेता है। एंड हमेशा मैनुअल वर्किंग करके दिखानी है, तुम्हारे बोर्ड के जितने सवाल आते हैं वो मैनुअल वर्किंग करते हैं, कैलकुलेटर से नहीं करते। कल इसीलिए मैंने बता दिया है कि मुझे भी मालूम है कैलकुलेटर से क्या होती है, लेकिन नहीं करते वो। एंड इवन मैं आज कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसमें तुम देखना उन्होंने मैनुअल वर्किंग की है। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। तो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, डायरेक्ट लिखो बस। कौन सी टर्म निकाली तुमने? कल मैंने ये पहले एग्जाम्पल की थी, पूरा मेरे लेक्चर फुल डिजाइन है, तो ऊपर दिखाओ, पहले जूम करो थोड़ा सा। ये एग्जाम्पल है अपना, वो स्ट्रिप है वो भी साथ में रख दो इसके, एंड इसकी चौथी टर्म बताओ क्या है। नहीं दिख रही है मुझे, जूम किया हुआ तुमने, स्ट्रिप नहीं दिख रही, साइड पे लाओ थोड़ा सा। हाँ, हाँ, क्या है इसकी चौथी टर्म देखो, मतलब मैंने प्रूफ भी हाथ के हाथ कर दिया भाई, कल मैंने की थी और जो है उसका जवाब ये आया था, बस थैंक यू। हाँ अभी कहाँ निकाली है, लाइन कर दो ना ताकि उसको थोड़ा और अच्छी तरह, तो मतलब कोई भी डिजायर टर्म पे आप लॉन्च कर सकते हैं अपना, बड़े मजे से फॉर्मूला याद हो, और आर बहुत यहाँ पे क्रिटिकल है एंड काफी कंफ्यूज करता है। दोनों चीज मुझे दे दीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले वो मिडिल टर्म से। अब इसमें तो सवाल बड़ा आसान था, स्पेसिफाई की हुई थी, बाद जगह स्पेसिफाई नहीं करते थे हम। अब सारे सवाल हमारे उस्ता जाएंगे, ये सबसे आसान सवाल था, इन्हें कह दिया क्या जूम आउट करो, हाँ इसने कह दिया कि चौथी टर्म निकालें 11वीं टर्म निकालें, ये तो बहुत आसान सवाल है। बाइनोमियल ए प्लस बी होल स्क्वायर का ओपन करना इज इक्वल टू, कितनी टर्म होती है इनमें, मिडिल टर्म कितनी होती है, अगर वो कहते हैं फाइंड द मिडिल टर्म, अब वो टर्म नंबर नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ सेकंड टर्म जो है मिडिल है, ना सोचो एन और मिडिल टर्म का ताल्लुक, और ताल्लुक मतलब टू को क्या करें, पावर है एन, हाँ तो मिडिल टर्म नंबर का फॉर्मूला एन प्लस, एक्सलेंट, सो ही जा तुमने। हाँ ये एमसीक्यूज में भी पूछते रहते हैं। अब इसमें एक झगड़ा है, जब एन इवन होगा तो एक मिडिल टर्म होगी, ए प्लस बी होल क्यूब का लिख देना इसके बाद। अब एक प्लस क्यूब में 4 टर्म होती हैं, 2 मिडिल में होती है, पावर क्या आ जाए जब ऑड हो जाए, आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं। अब वो पूछेगा अगले सवालों में फाइंड द मिडिल टर्म, टर्म नंबर निकालना पड़ेगा,
खुद देखो पावर 2 है, ऐड करो क्या हो रहा है, सेकंड टर्म आ रही है। इसका तुम इवन की कोई भी एक्सपेंशन कर लो। अब यहाँ क्या फॉर्मूला होगा, अंडरलाइन करना मिडिल टर्म को पहले सवाल ऊपर जाके। हाँ, दूसरी और तीसरी टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n+1, एक्सलेंट। हाँ, एक्सलेंट। देखो वर्किंग करके पावर n की वैल्यू 3 पुट कर दो, नहीं करना नहीं। अब इतनी डिफरेंस आपको याद करना है, एमसीक्यूज के लिए करना है। जो परेशान है करके देखो ना कि जनाब क्या है, पहली मिडिल टर्म क्या होगी, 3+1 डिवाइडेड 2/2, तो 2 आएगी, सेकंड टर्म आखिरी मिडिल में। देन इसके बाद एक और टर्म है n+3 वाली, पावर 3 है, 3+1 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 थर्ड है। तो हमने अब जो है टर्म नंबर नहीं मिलेगी हमें, वो तो सबका आसान सवाल गुजर गया, अब वो मिडिल टर्म पे आएगा। चलें नेक्स्ट एग्जांपल पे। एक ही एग्जांपल नपी ताली मारी है, पिछले सवाल में हमने मिडिल टर्म को नेगेटिव लिया था, सॉरी बाइनोमियल की पॉजिटिव लिया है। एक ही चीज मेरी एग्जांपल में एस्टिमेटेड होती है, बारीक से बारीक चीज। हाँ चलते हैं, सबसे पहले इसका मिडिल टर्म नंबर लोकेट करना पड़ेगा हमें, और पावर इवन है, इवन पावर है। इवन के लिए हमने क्या तय किया था, n+2/2। बहुत सारी चीजें, मैथमेटिक्स इतने आसान नहीं है, करना पड़ता, बार बार समझना पड़ता है। एंड मैं तो दावा कर रहा हूँ 10% समझ में आया बीच में, जब तुम करोगे तो हम 100% में पहुंचोगे। एंड की से छाप लो या दोस्त से छाप लो, कुछ नहीं आएगा तुम्हें। सर शब्द के खौफ से पढ़ नहीं रहे, शब्द के खौफ से छाप रहे हैं, इसको इंतहाई कामचोर आदमी है। हमने ये तय कर लिया कि मिडिल टर्म कौन सी होगी इस एक्सपेंशन के अंदर, वो छठी टर्म होगी। अब छठी टर्म, हाँ, अब आप सबसे पहले ये आर को लोकेट करना चाहेंगे। टर्म नंबर याद करो किसके बराबर था, r+1। टर्म नंबर r+1, चाहो तो यहाँ सामने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख दो, टर्म नंबर r+1। अब हम r की तलाश में जा रहे हैं, क्योंकि हमें r नहीं मिलेगा, आगे सारी वर्किंग हम नहीं कर सकते। r इज इक्वल टू हमेशा जो टर्म नंबर r उससे पीछे है, डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसका भी। अब हमारे जो है a बताओ, b बताओ, n बताओ, एंड आराम से हम मिडिल टर्म पे पहुंच जाएंगे। वो मिडिल टर्म का नंबर ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो छठी टर्म होगी। उसी को एतराज है, इस बाइनोमियल को ओपन करके देख ले, छठी टर्म वही आएगी। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत टाइम है मेरे पास एक्सप्लेन करने का, एक एक तुम्हारी वजाहत करने का। एक्चुअली सारी चीजें बोलते हैं, सारी प्रेशर पड़ता है, बच्चे से जहन से निकलता है। ये टॉपिक है बेटा जो एग्जाम में आता है। 2 दिन तो मैंने आपको टहलाया, बड़े सुकून से टहलाया, क्योंकि मैं चाह रहा था बेसिक क्लियर हो जाए। जो कुछ हमने 2 दिन में किया सब फजूल था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं देगा कि a+b पे पावर 7 को ओपन कर दो, ये कोई एग्जाम है, बताइश दे दे। मेरा बिलीव ये नहीं है कोर्स खत्म कराना, मेरे बिलीव है कि मैं अपनी साइड पे हर चीज कवर करूँ। हाँ, बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाह रहा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं मेरी वजह से बच्चे गड़बड़ में नहीं आए। हमने स्किप करते हुए आंसर लिख दिया सबको। ये क्या निकल के आई है, अब उसकी वजाहत करो। ये उसने छठी टर्म नहीं पूछी है, उसकी यहाँ एक्सप्लेनेशन होगी नहीं होगी, हम टेस्ट में एकदम पकड़ जाते हैं। हम देखेंगे मिडिल टर्म, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टर्म नंबर, हम मिडिल टर्म की वैल्यू में इंटरेस्टेड है। ये हमारी मिडिल टर्म। देखो हम कितने पावरफुल यूजर बन रहे हैं कि हमें बस बता दो कुछ इंफॉर्मेशन, हम जो है वो टर्म निकाल सकते हैं। इस सवाल में हमने एक मिडिल टर्म निकाली है, अगले सवाल में हम 2 मिडिल टर्म निकालेंगे, यानी पावर ऑड लेंगे। और एग्जाम में अगर 2 मिडिल टर्म का सवाल आता है तो अमूमन 7 नंबर 8 नंबर का आता है, उन्हें डबल काम हो जाता है। वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये आ गया है।
बस जो हमने पीछे किया वो 5 नंबर के सवाल थे, ये डबल हो तो इसके नंबर बढ़ जाते हैं। फौरन हमें स्लिप नीचे कीजिए, नजर नहीं आती, फौरन हमें जो है पता चल जाता और अभी ये याद रखना पड़ेगा। एंड उसको याद रखने का तरीका ए प्लस बी होल इसका ए प्लस बी होल क्यों, जब पता होने लगा खुद ब खुद बता देगा वो। तो बेसिक पे जाओ, बेसिक तुम्हें रट्टे से बचा देती। अब यहाँ फॉर्मूला बदल जाएंगे। मेरे लिए तो बहुत आसान है क्योंकि मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, बट एब्जॉर्ब करना वाकई मुश्किल काम होता है। उसके लिए वाइड तरीका ईमानदारी से काट काट के करो। किसी चीज से घबराने का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जिंदगी में ये तो मामूली चीज है, इससे ज्यादा तुम्हें घबरानी है। स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तय कर लिया 8वीं और 9वीं टर्म, अब दो चीजें अलग अलग वर्किंग करनी है। पहले हम 8वीं टर्म की वर्किंग करेंगे पूरी डिटेल में, देन हम 9th टर्म की, यानी प्रीवियस क्वेश्चन डबल हो गया। अब देखो मैंने माइनस कर दिया, मतलब एक एक एग्जाम्पल मैंने कॉपी तो ली है एंड वेल कैलकुलेटेड है कि बच्चे को हर वेरिएशन दिखा दो। हाँ, टर्म नंबर। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर तुम्हें कमांड आ गई है, 7 लिख दो, कोई नहीं पूछेगा वर्किंग करके दिखाई। तो इसका मतलब है हमारी 8वीं टर्म जो है वो पहली मिडिल टर्म होगी। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला, आज पूरा टॉपिक इस जनरल टर्म के ऊपर है एंड कल भी अच्छा खासा टॉपिक इसी पे गुजरेगा। मतलब बुक का एक्सरसाइज 8.3 का मेजर हिस्सा ही है। एंड एन और आर याद रखना। क्या रहेगा, हमने नीचे 15 माइनस 7 8 फैक्टोरियल तक जाएगा, डिवाइडेड बाई 15 माइनस 7 8 फैक्टोरियल। तेज एक्शन लो, नीचे जो बड़ी वैल्यू है उस तक रुको, चाहे वो राइट वाली टर्म हो डिनोमिनेटर में, बड़ी वैल्यू कैंसिल करना आसान है। डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, मतलब ये वर्किंग हम कैलकुलेटर की आप पे छोड़ दे रहे हैं। तो पहली मिडिल टर्म हमने ऑब्टेन कर ली है, अब हेडिंग दूसरी लगेगी। दूसरी टर्म कौन सी थी, तुम रिकॉल करो, 9th टर्म। बिल्कुल, अब ये दो वर्किंग हो रही है, इसकी वजह से सवाल पे लोड आया तो वो एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव में चला जाता है। शाबाश। मैं कभी भी पढ़ाने के लिए स्लाइड शो नहीं चलाता हूँ, मैं कभी भी जो है कंप्यूटर के, हाँ कोई वीडियो दिखानी है तो उस वक्त, या कोई इंफॉर्मेशन दी, अदरवाइज हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। कहीं नहीं मैंने किया कि मैं स्लाइड शो, कभी नहीं चलाऊंगा स्लाइड शो, मैथमेटिक्स में स्लाइड शो से नहीं आ सकता। कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके थे, पहले ब्लैक बोर्ड होता था, तो 20-22 साल पहले व्हाइट बोर्ड आया। ब्लैक बोर्ड में बड़ी मुसीबत होती है, चौक उड़ाई होती है आपके ऊपर, आप उसी, हाँ वाकई बहुत पढ़ाया हमने ब्लैक बोर्ड पे, मुसीबत आ जाती। मेरे यूनिवर्सिटी के जो टीचर थे अभी भी हैं यार, बड़े डिवोटेड थे, पूरे भर जाते थे चौक के अंदर, फिगर उनकी यहाँ लगी होती थी एंड क्या एक्सलेंट समझाते थे, पूरे चौक में भर जाते थे, टूट टूट जो पाया सब।
देखिए एक ही चीज को रिप्लाई करते हैं, बहुत मुश्किल है हमारा ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ने आसानियां पैदा की थी बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसलिए लिखते हैं कैंसिलेशन, देखिए एक फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसलिए लिखते हैं कि वो चीज अब तुम पूरा लिखते हो वापस आएगा, इस तरह सवाल में सिंपलिसिटी आ जाती है, स्टेपिंग कम पड़ जाती है। तो हमारे पास ये दो मिडिल टर्म, आंसर लिखेंगे T8 नहीं T9 नहीं, आंसर 2 मिडिल टर्म्स था, जो पूछ रहा है वो स्पेसिफाई करना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 8 टर्म, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 9 टर्म, हम तो मिडिल टर्म बता रहे हैं। मिडिल टर्म दोनों लिखेंगे, बीच में कॉमा लगा दो, एंड लगा दो, ये दो मिडिल टर्म्स। पहली क्या आई थी, एक्चुअली तुमने घर पे जाके वो एनसीआर वाले फॉर्मूले से बाइनोमियल नहीं खोली, एंड इसकी वजह से तुम्हारे मुंह पे सवाल आ गया। अच्छा कहता है मैं मिनिमम काम कर लूँ, एंड ये नहीं समझता कि टीचर ने बेवकूफ आदमी जो आज हमें कुछ सब बताया और करके दिखाया, वो कहता है यार मिनिमम काम हिलो नहीं में। ये हमारी नस्ल की प्रॉब्लम है, ये जनरेशन की प्रॉब्लम है, करना नहीं चाहते। ठीक है, दो मिडिल टर्म्स आ गए। अब भी हम एनसीआर अपने जनरल टर्म के फॉर्मूले में, लेकिन जस्ट सिचुएशन बदलेंगे। जो जो तुमने घर पे फेस करनी है वो सारी वेरिएशन यहाँ करके दे रहे हैं, अब देखो कैसा होता है। कोई बात नहीं, मेरे पास क्लास में जो स्लिप इस्तेमाल करता हूँ, इससे मेरे बड़ा टाइम बचता है। अब वो जो बोर्ड पे पढ़ा रहा है वो या तो सवाल लिखे या बच्चों से क्या बुक खोलो, कोई क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं है। हम अगली मिसाल पे आ गए। इस मिसाल में बाइनोमियल पे गौर करो, इसमें फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 1/3x है। ऐसी बाइनोमियल जिसमें सेम सेम वेरिएबल हो, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स जैसा जैसा आप चलते हैं एक दूसरे को कैंसिलेशन करते हैं, सिंप्लीफाई में अमल में। ये कह रहा है क्या ऐसी कोई टर्म होगी जिसमें एक्स ना आए। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखना गौर करना, दोनों वेरिएबल सेम होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा ये। अब इसको ओपन करते हैं तो एक्स के पावर आती, देन 1/x पे पावर आती, कैंसिलेशन। तो पूछ रहा है कोई ऐसी टर्म है जिसमें एक्स ना हो। एक्स ना होने का मतलब आगे लिखना एक्स पे पावर 0। हमें वो टर्म चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है उनको लिख लेते हैं, जो नहीं दी है उसको सवाल करेंगे। राइट, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, आर क्वेश्चन मार्क। अब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जो आर की तरफ ले जाए, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से आर निकलेगा। वो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, उसको अप्लाई कर देते हैं, आर की वैल्यू आर रख के बाकी रिमेनिंग चीजों को करते हैं। याद है हम आर निकालेंगे एक्स पे पावर 0 से, द ओनली इंफॉर्मेशन है हमारे पास। वो कैसे निकलेगी, चलते हैं डेटा फिट करते हैं। आज की पूरी क्लास इसी फॉर्मूले की तरफ घूम रही है और कल की क्लास भी घूम रही है। आर को आर लेने दो, अब वो जाके हम एक जगह पहुंचेंगे जहां आर निकलेगा, एंड फिर हम बैक होंगे। हाँ, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ आर। हाँ, अच्छा अब ये देखना 3/2 एक्स स्क्वायर, 3/2 पे पावर कितनी है हमने अलग कर ली, और आर की टर्म अलग कर ली। वो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है सेम पावर के साथ है, तो दोनों टर्म्स को अलग अलग। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये हरकत करेंगे। हाँ, देखो हमने ब्रेक कर दिया बेस को, एंड सिमिलरली -1/3 पे पावर आर को ब्रेक कर दिया, एंड देन क्या किया 1/x पे पावर आर। जिसके नहीं समझ में आ रहा है स्टेप देखो, बोलो। हमने क्या किया, -1/3 में माइनस ही रहने दिया, बिकॉज वी डजंट नो इस जगह पे आर ऑड आएगा कि इवन आएगा, इसलिए माइनस मेंटेन करना है हमने। अच्छा देन बेसिस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो क्या करते हैं, बाकी सारी चीजें उतार लो, बाकी सारी चीजें कॉपी कर लो, उसमें हमें कुछ नहीं करना। यानी जो एक्स के बगैर है उनको पहले उतार लेते
अब आर को कलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी एक्स को कलेक्ट करते हैं, पावर से पावर मल्टीप्लाई एंड अपॉन में वो पावर ऊपर लाते हैं क्या हो जाता है एक्सीलेंट। अब मैंने क्या किया, तमाम जगह से x को एक कर लिया बिकॉज वी गेट इंफॉर्मेशन। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, हमें r के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, अब वहां से हम r निकालेंगे, जस्ट कॉपी कर रहे हैं अभी तो, और लास्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे 18 माइनस 3 r। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब दे आर सेइंग कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब है r की पावर क्या होनी चाहिए, 18 माइनस 3 r की जगह क्या आना चाहिए, शाबाश दोबारा बोलो, 18 माइनस 3 इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसकी पावर हमें इक्वेशन मिल गई। जिसे नहीं समझ में आया रुक जाओ, इंडिपेंडेंट का मतलब x नहीं है, एंड x नहीं है तो उसकी पावर कितनी है 0, ठीक है। एंड देखो ये इक्वेशन आप प्रोड्यूस कर देगी, हाँ आर नेगेटिव आया है, आर फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम कितने पावरफुल यूजर बन गए कि हमने टर्म लोकेट कर ली, 7 टर्म है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बाइनोमियल में टोटल 10 टर्म है, 10 में से हमारी 7वीं टर्म में x नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, r की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, दोबारा नहीं करना है, हमने इक्वेशन 1 को तकरीबन कंट्रोल किया हुआ, जस्ट उसमें r वैल्यू पुट करो एंड तुम्हें टर्म लोकेट हो जाएगी। कितनी शानदार हमारी मैथमेटिक्स चल रही है, कल तक हम बचपना कर रहे थे, जिसे यकीन नहीं है इसकी एक्सपेंशन खोल ले। ओपन कर रहे हैं ना, 6 को न तकल्लुफ कर लो, चाहे भी हो कोडिंग भी हो, नहीं नहीं 9 माइनस 6 लिख दो अभी, तुम उस स्टेप से निकलोगे, माइनस इवन पावर पे खत्म हो जाएगा। अच्छा सॉरी, हाँ ये क्यूब बचेगा, 9 माइनस 6 3 और क्यूब कर दिया सामने, माइनस ये हो जाएगा, हाँ नहीं नहीं आगे 1/3 पे 79 माइनस खत्म हो गया, x पे पावर 0 शो इंडिपेंडेंट आ गया, एंड बाकी डायरेक्ट आप लिख दीजिए वहां से सवाल से निकाल के, मतलब सिंप्लीफिकेशन तो हमने ठिकाने लगा दिया है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ अब जवाब पूरा दो दो, हमने 7वीं टर्म नहीं पूछी है, अब हम जवाब देंगे क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, कैसा पावरफुल यूजर में चेंज होगा। कंडीशनल क्वेश्चन था, ऐसी टर्म निकालनी है जिसकी पावर 0, कोई सवाल, देखो x को उसने फोकस किया था, हमने भी सिंप्लीफाई किया, x को फोकस किया इन टर्म्स ऑफ r, एंड वहां से हमने उस कंडीशन को, मिलता जुलता एक सवाल मेरे ख्याल से लास्ट पर नहीं है, मिलता जुलता है बट है नहीं है, वो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, कोफिशिएंट जैसे मिसाल के तौर पे 9x², 9 इज द कोफिशिएंट, किस टर्म का कोफिशिएंट जाएगी जो x² इन्वॉल्व कर, बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे प्रीवियस वन था, पर उसका बिल्कुल इसी तरह हम x के ऊपर सब फोकस करेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं है, x² है तो कंपेयर करेंगे, हम वहां से r निकलेगा, फिर टर्म निकलेगी, एंड टर्म का जो भी जवाब होगा वो नहीं लिखना, हमें कोफिशिएंट लिखना है। बच्चा मुंह पढ़ते ही नहीं है सवाल, पूरी टर्म लिखा था, मेहनत करनी है बेटा, कोई चीज नामुमकिन नहीं है जिंदगी में,
ये मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। एंड जो शख्स स्ट्रगल नहीं कर रहा, एक्सक्यूजेस दे रहा, एक काम ना करने के 1,00,000 तरीके हैं और एक काम करने का एक तरीका। नो एक्सक्यूज। एंड जिंदगी में आना पड़ेगा। सबके वालिदैन साथ नहीं चलते, ये बहुत कड़वा truth है। अभी मुझे 2-3 दिन पहले एक बच्चे से मुलाकात हुई। उनके वालिद साहब गोदी में यानी कि बंदरगाह पे पोर्ट पे लोडिंग का काम करते थे। एंड उस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, एनईडी में उसका एडमिशन हो गया। एंड 2 महीने बाद अब्बा का इंतकाल हो गया। उसके बाद उस लड़के ने एनईडी छोड़ के तो शुरू कर दिया क्या, गोदी पे काम करना। घर में फाके पड़ते थे। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बच्चों को तलाश करती रहती है, हमने उसको तलाश किया एंड उसको लेके आया एनईडी वापस। एंड उसकी हमने कहा जो महीने के तुम कमाते हो वो हमसे लो, पढ़ो यहाँ पे। मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इसका इन्वॉल्व। एंड वो बच्चा इस वक्त 3rd सेमेस्टर में पहुंचा हुआ है। मतलब पढ़ लिख लेगा कहाँ जाएगा, मेहनत कर रहा है वो बच्चा। दिस इज पॉजिटिव। अल्लाह ना करे में से किसी को इतना सख्त टाइम नहीं लेना पड़ा। बस सोचो लोगों की क्या मुसीबतें हैं। तो यहाँ तक हमने वही काम किया है, जनरेटर का फॉर्मूला लगा दिया है और जनाब हमें आर नहीं मालूम अगेन, तो हम वैसे ही ओपन करते जा रहे हैं आराम से। एंड हमने एक्स की टर्म को अलग कर लिया है और कोफिशिएंट वगैरह जो आ रहे हैं उनको अलग कर लिया है। -1 पे पावर आर है, अगेन हम नहीं जानते कि आर इवन है ऑड है, तो इसलिए वैसे ही छोड़ दिया। एंड क्या किया, और नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, एक्स को कलेक्ट कर लिया। द सेम अप्रोच जो इंडिपेंडेंट में हमने किया था। और जरा सॉल्व कर लो एक्स की पावर को। मैं तो बहुत इस तरह के केसेस देखता हूँ, बच्चे कहाँ से कहाँ जाते हैं। सक्सेस स्टोरी बेतहाशा बच्चों की है। वैसे उल्टी सीधी ऐसी इक्वेशन में मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, बड़ा मजा आता है जब आप डिजर्विंग को काम करते हैं। अब क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, सवाल पढ़ लेना। पावर को किससे इक्वेट करेंगे, लाजमी तौर पे आर को होल नंबर में आना है। अगर नेगेटिव आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो सेट टर्म डज नॉट एक्सिस्ट इन दिस बाइनरी। इसका तुक्का सवाल ऐसे भी है। हाँ, तो पावर से कंपेयर हो गया, बेसिस सेम है, सामने आ गया। बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं जो मेहनत करने वाले हैं, और बड़ी बुरी हालत में मेहनत कर रहे हैं, एंड खाए पिए बच्चे नहीं करते। R2 आया, अब हमारे पास इक्वेशन हम पुट करते जाओ, इसका मतलब तीसरी टर्म एक्स स्क्वायर कंटेन कर रही है। हमने तो फॉर्मूले में इक्वेशन 1 में पुट करना ही शुरू कर दिया, बिल्कुल हमारे पास तैयारी थी मुकम्मल, सिर्फ आर पुट करना है। अब डिसाइड हो गया इन पावर, अगले स्टेप में इसको चलता कर देंगे। सवाल पढ़ लो एक दफा, अमूमन बच्चा यही छोड़ जाता है। तो क्या पूछा उसको स्पेसिफाई करो। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जो आपका वेरिएबल है उसके साथ जो भी लगाओ, मुमकिन है बी भी लगाओ, तो बी भी कोफिशिएंट में शामिल हो जाएगा। आपका वेरिएबल जो आप जिसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दी है स्क्वायर वाला, उसको छोड़ के हर चीज कोफिशिएंट कहलाएगी। तो अभी सवाल में ए या बी आएगा, घबराना नहीं,
अगर वो कह रहा है एक्स स्क्वायर की टर्म है, उसका कोफिशिएंट मुमकिन है 210 ए स्क्वायर है। अदर देन एक्स जिस पर हमने इंफॉर्मेशन दी है, तमाम चीज़ें कोफिशिएंट कहलाएंगी। आज की क्लास यहाँ एंड होगी। मुझे 2-3 बातें शेयर करनी है। अमूमन ये बहुत सारे टीचर से मुझे पता नहीं क्यों डिस्कस करते हैं, अपने को पढ़ाते नहीं। कहता है जो सवाल शब्द साहब तो होता नहीं है, उसका आंसर करेक्शन दे देते हैं। कल मैंने आपको आंसर दिए थे, नीचे लास्ट में जूम कीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ क्या हुआ क्या है बुक के साथ, एंड कोई आंसर मेरा बनाया हुआ नहीं होता। तुम देखो इस वक्त क्वेश्चन नंबर 2B का पहला पार्ट क्या है। मैंने करेक्शन दी थी, ये पुरानी बुक है जो 4 साल पहले चलती थी। उनका मुख्तार ने नई बुक बनाई और सारे डिस्प्यूट पैदा कर दिए। देते जाइए आप पीछे से या आगे से, पास आउट करना भी, लेक्चर नहीं देखना। अब मैं अंडरलाइन जो किया हुआ मैंने गेट से हो जाए, ये देखो ये सारा आपको मैं बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं ठीक करता। हमारे कमबख्ती आ जाती है जिस साल एडिशन रिवाइज होता है, एंड कमबख्ती देखी एक्सरसाइज के नंबर ही गलत डाल दिए। एंड सिमिलरली बता दीजिएगा, आज के टॉपिक में शायद मैंने ये कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, ये इतने सारे करें, देखो कैसे बेहूदा कनेक्शन। पाकिस्तान में कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई पढ़ाना नहीं चाहता, तुम भी पढ़ना नहीं चाहते हो, एंड मेरा लेक्चर इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। तो प्लीज यहाँ पे हम रोक रहे हैं। वो लोग जो जूम पे बैठे हुए हैं उनको चलिए। अब इसमें वो सारे अगर तुम आंसर कॉपी करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो जो मैंने क्लास वर्क दिया है उनके आंसर करेक्ट करो, बाकी तुम जाके व्हाट्सएप पे ग्रुप पे देख सकते हो। शायद आज के लेक्चर में कुछ लेक्चरों में ये दिया नहीं है। आई मेरी बात समझ में या नहीं आई है?